कैश बुक को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है जो सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। तो कैश बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आप ये देखेंगे कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स किस तरीके के हैं और बुक जो क्वेश्चन है उसमें आपको कौन सी बुक्स बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है, बट समटाइम्स आपको गिवन होता है प्रिपेयर एप्रोप्रिएट कैश बुक। एप्रोप्रिएट कैश बुक का मतलब होता है जो आपको वहां पे ज्यादा सही लगती है वो वाली कैश बुक आपको बनानी है। और कैश बुक में मैंने आपको बताया कि कितने तरह की कैश बुक हो सकती है। सिंपल हो सकती है, डबल कॉलम कैश बुक हो सकती है, 3 कॉलम हो सकती है, मल्टी कॉलम हो सकती है और पेटी कैश बुक भी हो सकती है। पेटी कैश बुक को अभी मैंने एक्सप्लेन भी आपको नहीं किया है ना। अभी यहाँ पर हम गो थ्रू द ट्रांजेक्शन को पढ़ते हुए जाते हैं, उससे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सी कैश बुक बननी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन है इसलिए कैश परचेजेस, ये भी कैश का ट्रांजेक्शन है। देन मशीनरी बॉट, ये भी कैश में परचेज किया गया है। उसके बाद कैश सेल हुआ है, उसके बाद गुड्स सोल्ड टू राम है, उसके बाद रिसीव्ड कैश है, फिर उसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश है और लास्टली सैलरी पेड है। तो कुल मिला के यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स कैश में ही इनकर किए गए हैं। तो यहाँ पर सिंपल कैश बुक जो है वो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगी। अब इन ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड करना उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज जो भी है। ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन है ये बिजनेस में कैश को अंदर लाता है, मतलब कैश इज कमिंग टू द बिजनेस, ये रिसीट में रिकॉर्ड होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, डेट में नहीं डाली है तो आप डेट की जगह नंबर डाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे पहला ट्रांजेक्शन है टू कैपिटल। यहां पर आपके पास जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है थ्रू द कैपिटल, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे कैपिटल और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे आप अमाउंट 10,000 जो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं। उसके बाद हमारा जो अगला ट्रांजेक्शन दे रखा है कैश परचेजेस। कैश परचेजेस का मतलब होता है कि गुड्स परचेज फॉर कैश। यहां पे हम कैश खरीद नहीं रहे, कैश में गुड्स खरीद रहे हैं। अगर हम गुड्स खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं कैश में तो हमें कैश पे करना होता है। पेमेंट जितने भी होंगे उन सबकी एंट्री इस तरफ आएगी। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं वी आर पेइंग फॉर व्हाट, तो यहाँ पे हम गुड्स परचेज करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज और बाय परचेज के बाद अमाउंट के कॉलम में आप लिख देंगे जो भी अमाउंट हमारी है उसके लिए 5,000 रुपीज आप अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। जब भी गुड्स परचेज होगा तो वहां पे आपको परचेज लिखना है, या सिंपली अगर परचेज लिखा हुआ है तो आपको परचेज लिखना है। अदर देन गुड्स आपने कोई भी चीज खरीदी है तो आप उस चीज का नाम लिखेंगे जो चीज आपने परचेज की है। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो हमने मशीनरी बॉट परचेज की है, ये भी कैश में की गई है क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि हमने उधार खरीदा है। तो इफ मशीनरी इज परचेज्ड फॉर कैश तो यहां पर एंट्री आएगी बाय, लेकिन यहां पे परचेज के बजाय हम लिखेंगे बाय मशीनरी क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज है। तो बाय मशीनरी हम यहां पे क्रेडिट में लिखेंगे बाय मशीनरी और जो भी अमाउंट हमने पे किया है वो अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 3,000। इसके बाद हम अगले ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं और वो ट्रांजेक्शन क्या कहता है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब आपने गुड्स सेल किए, बदले में आपको कैश मिला। तो वी आर गेटिंग कैश, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश आने की एंट्री डेबिट साइड में होगी। यहां पर आप लिखेंगे जिस सोर्स से आपको पैसा आ रहा है तो वो सोर्स है आपका टू सेल्स। यू आर गेटिंग कैश थ्रू द सेल्स। अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में 1,000। उसके बाद लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू राम। अब यहां पर अगर आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसा कि मैंने जनरल एंट्री के केस में बताया था, इफ द नेम ऑफ पर्सन इज गिवन इन द ट्रांजेक्शन देन ट्रांजेक्शन इज अज्यूम्ड टू बी ऑन क्रेडिट। तो यहां पे लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू राम, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजेक्शन कैश में नहीं है, उधार है। और कैश बुक में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में किए जाएंगे। चूंकि ये उधार ट्रांजेक्शन है तो ये यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे हम आते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। ऑब्वियसली यहां पर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड होगा। और बिकॉज ऑफ के कैश रिसीव कर रहे हैं तो हम यहां पर लिखेंगे कैश हम कहां से रिसीव कर रहे हैं, राम से रिसीव कर रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे टू राम और
400 रुपीज जो हमने रिसीव किया है वो अमाउंट के कॉलम में यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद फिर से आ रहा है गुड्स सोल्ड टू रवि फॉर कैश। यहाँ पे हमने गुड्स सेल किया है रवि को, नाम भी दे रखा, लेकिन उसके बाद आगे क्लियरली लिखा हुआ है फॉर कैश। इसका मतलब यहाँ पे हमने रवि को माल बेचा है लेकिन उधार नहीं, नकद बेचा है, और नकद बेचा है तो कैश बुक में उसकी एंट्री होगी। कैश बुक में जब एंट्री होगी तो हम रिसीट साइड में लिखेंगे टू सेल्स, क्योंकि यहाँ पे भी पैसा हमारे पास सेल्स के थ्रू आ रहा है, तो टू सेल्स और अमाउंट है 750 एंड लास्ट जो ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है दैट इज पेड सैलरी, मतलब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो पेमेंट साइड में एंट्री आएगी और हम यहाँ पर लिखेंगे बाय, किस चीज के लिए पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय सैलरी और अमाउंट उसका अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे दैट इज 300। ठीक है, ये आपकी एक सिंपल सी रिकॉर्डिंग हुई कैश बुक में ट्रांजैक्शंस की। आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी पैसा, स्पेशली याद रखना है व्हेनेवर यू गेटिंग मनी, आपके पास पैसा आ रहा है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है, आपके पास से पैसा जा रहा है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। किस चीज के लिए जा रहा है उस डिटेल में उसका नाम लिखना है, कि किस चीज से आ रहा है या किस से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है, तो आपको यहाँ पे रिसीट साइड में डिटेल्स के कॉलम मतलब पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखना है। पर्टिकुलर्स में आप सोर्स बताते हैं और अमाउंट के कॉलम में उसकी मॉनिटरी वैल्यू को मेंशन करते हैं। ये करने के बाद अब आपको जो अगली स्टेप उठानी है वो ये है कि यू हैव टू मेक बैलेंस ऑफ दिस बुक। तो उसके लिए आप सबसे पहले डेबिट साइड का थोड़ा सा एक एक लाइन आप दोनों तरफ छोड़ देंगे और उसके बाद आप पहले डेबिट का टोटल लगाएंगे जो कि 0, 5, 1, 2 और 1, 12,150 आपका टोटल आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल इतना नहीं है, बिल्कुल इसके सामने, एग्जैक्टली इसके सामने आप यहां पर भी सेम टोटल लिखेंगे 1, 2, 1, 5 और 0। लेकिन अगर आप देखते हैं तो इसका टोटल, इन तीन फिगर का टोटल इतना नहीं है, तो इस टोटल में से इन तीन फिगर के टोटल को माइनस करके जो बचेगा उसको आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसको शॉर्ट में आप लिखते हैं C/D, कैरिड डाउन। और यहां पे बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे जो कि आ रहा है 3,850। इस बैलेंस को लिखने के बाद आपका स्ट्राइट का टोटल भी 12,150 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी सिंपल कैश बुक को आपने रिकॉर्ड किया और अब ये जो बैलेंस है ये आपके अगले पीरियड में, अगले पीरियड का मतलब अगला महीना हो सकता है, अगला साल भी हो सकता है, अगला दिन भी हो सकता है। यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D और यहां पर आप 3850 को लिख देंगे। ये आपका सिंपल कैश बुक को रिकॉर्ड करने का तरीका होगा। ठीक है, ये आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं। हालांकि मैं सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन कभी भी पूछता नहीं हूं, मैं हमेशा पूछता हूं 3 कॉलम कैश बुक का। ठीक है, तो मैं अब आपको 3 कॉलम कैश बुक के ही ट्रांजैक्शंस को बता रहा हूं। 3 कॉलम कैश बुक की कुछ स्पेशल चीजें आपको बता रहा हूं, उनको आप नोट करेंगे और याद भी रखेंगे। जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस चेक के थ्रू होते हैं नॉर्मली दे आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। मतलब 3 कॉलम कैश बुक में आप कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी मेंटेन करेंगे और डिस्काउंट का कॉलम भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शंस आपके चेक के थ्रू होते हैं उनको नॉर्मली आप बैंक कॉलम में लिखते हैं, बट समटाइम्स उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ठीक है, उन चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं। व्हाइल मेंटेनिंग फॉलोइंग पॉइंट्स वर्थ टू रिमेंबर। जब आप 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें आपको कुछ चीजें जो याद रखनी है वो आप यहां पर लिखेंगे। सबसे पहला कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन,
क्या होता है, या कॉन्ट्रा एंट्री। A transaction which is recorded on both sides of 3-column cash book simultaneously is contra। इसमें जो ट्रांजेक्शन्स आते हैं वो हैं ए कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, और सेकंड है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस। ये दो ट्रांजेक्शन। पहली चीज आपको कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बता दूं। कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होता है जब आप कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के कॉलम्स मेंटेन करते हैं। मतलब साइमल्टेनियस जिस कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हैं, दोनों कॉलम आप मेंटेन कर रहे हैं, वहां पर कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट आता है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है द ट्रांजैक्शन व्हिच इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स साइमल्टेनियसली इन द कैश बुक। जब एक ही ट्रांजैक्शन दोनों साइड में रिकॉर्ड होगा एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो साइमल्टेनियसली कैश और बैंक को अफेक्ट कर रहा है, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन कैश को भी अफेक्ट कर रहा है और बैंक को भी अफेक्ट कर रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक अगर प्लस हो रहा है तो दूसरा माइनस हो रहा है, तो ऐसा ट्रांजैक्शन कैश बुक में दोनों तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा और वो कहलाएगा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे दो ही केस होते हैं। एक होता है व्हेनेवर यू डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, तो ये यहां पर ये होगा, ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन इसलिए क्योंकि एट द सेम टाइम ये आपके कैश बैलेंस को कम करता है। मतलब यू आर डिपॉजिटिंग कैश, तो आपकी कैश कम हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम आपका बैंक बैलेंस जो है वो प्लस हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। इसलिए ये आपके बैंक कॉलम में भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन अपोजिट साइड में। तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा ट्रांजैक्शन है व्हेनेवर यू विड्रॉ कैश फॉर द बिजनेस। बैंक से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और बिजनेस के लिए, तो उस वक्त बैंक बैलेंस कम होगा और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा आपके ही बैंक का। तो कुल मिला के बिजनेस का ही कैश कम होगा या बढ़ेगा और बिजनेस का ही बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा विद द सेम एंट्री। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस आपको दोनों तरफ रिकॉर्ड करने होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। ये दो ट्रांजैक्शन है जो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री में आते हैं। दूसरी चीज है वो आपको आप याद रखनी है, व्हेन you receive a check and deposit into the bank on same day. It is to be recorded in cash book, bank column, debit side. अगर आप कोई चेक रिसीव करते हैं और उसको उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, द चेक मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट साइड, मतलब डेबिट साइड। आपको उसको रिकॉर्ड करना है और उसकी एंट्री जो है वो अमाउंट जो है वो बैंक कॉलम में आपको रिकॉर्ड करनी है। तीसरी जो चीज है वो है यू रिसीव अ चेक बट नॉट डिपॉजिट इन बैंक, मस्ट नॉट be shown in cash book on the date is received. In future, when you receive deposit check into the bank, it must be recorded in cash book, debit side in बैंक कॉलम। ये अगर आप कोई चेक रिसीव करते हैं और उसको इंस्टेंटली आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे आप चेक रिसीव करते हैं और आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब डेबिट साइड में।
आप उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो योर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज। बट इफ यू रिसीव अ चेक, ये वाला पॉइंट, इफ यू रिसीव अ चेक विच इज नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक सेम डे, तो आपको उस दिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। यू हैव नॉट टू रिकॉर्ड और नॉट टू शो दैट चेक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट or sorry in the books of cash book at all, but whenever you deposit that check in future in bank, जब भी आप फ्यूचर में उस चेक को बैंक में जमा करेंगे तो उस पर्टिकुलर डेट में आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में, ठीक है। क्योंकि इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एंट्री बताई थी कि whenever you receive a check but not deposited into bank, तो उसकी एंट्री आपको करनी चाहिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू XYZ। तो इसमें कहीं भी कैश या बैंक का नाम नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट whenever you deposit that check into बैंक, तो एंट्री होती है उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हेड अकाउंट, तब वहां पे बैंक का नाम आ रहा है तो आपको उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये आपके चेक रिसीट के संबंध में है। आपकी बुक में ये कंसेप्ट में भी बताया गया होगा, शायद बताया भी गया है, बट जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उसमें इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया गया है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो भी चेक आपको रिसीव होता है, अगर आप उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो दे प्रिफर टू रिकॉर्ड दैट इन कैश कॉलम, बट इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट करेक्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग द चेक्स, बिकॉज क्योंकि अगर आप रिसीव्ड चेक को कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर देते हैं तो दैट एनहेंसेस योर कैश बैलेंस। प्रैक्टिकली आपका कैश बैलेंस इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, आपके पास कैश नहीं, एक सिर्फ कागज का टुकड़ा है जिसका पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो एट दैट टाइम देयर इज नो चेंज इन कैश बैलेंस, and if you record that check in cash column then your cash balance will increase. So obviously it should not be shown in the cash column or even in the bank column, because the cash check is not deposited into bank, so bank balance will not vary at the same time. But अगर आप चेक रिसीव करते हैं, उसको बैंक में डिपॉजिट कर चुके हैं, तो देयर इज नो हार्म, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। बट रिमेंबर, इफ यू आर गोइंग टू इश्यू अ चेक, आप किसी को चेक दे रहे हैं, है ना, तो इट इज नॉट मटेरियल फॉर अस दैट पर्सन हैज डिपॉजिटेड द चेक इनटू बैंक और नॉट। ये उसका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है ना। तो हम जब भी चेक किसी को देंगे तो हमें बैंक कॉलम में ही रिकॉर्ड करना है, पेमेंट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में उसको बैंक कॉलम में ही लिखना है। इट इज नॉट मटेरियल फॉर अस कि उस बंदे ने उसके बैंक अकाउंट में चेक जमा किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो उसकी रिकॉर्डिंग की चीज है कि उसने चेक बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया और उसको कौन से कॉलम में रिकॉर्ड किया है, करना है। हम जब भी चेक देंगे तो हमें बैंक कॉलम में ही रिकॉर्ड करना है। लेकिन रिसीव्ड चेक के केस में आपको ये दो चीजें फॉलो करनी है। इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आप सीधे उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करें, और इफ द चेक इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो आप उसको बैंक कॉलम में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और कैश कॉलम में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे। मे बी कि आपकी बुक के आंसर आपके आंसर से मैच नहीं होंगे, बट राइट वे यही है, ठीक है। और अब जो अगली चीज है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि कैश कॉलम का जब आप बैलेंस करते हैं, अभी मैंने आपको कैश बुक का बैलेंस करना सिखाया था कि आपने डेबिट का टोटल लगाया, उसमें से आपने क्रेडिट की जो टोटल थी उसको माइनस करके डिफरेंस निकाला और उसको बैलेंस के रूप में वहां पे पुट किया। तो जब भी आप कैश कॉलम, जो आपकी कैश बुक का डेबिट साइड में जो कैश कॉलम है और क्रेडिट साइड में जो कैश कॉलम है, उनमें जब भी आप देखेंगे तो डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल से बड़ा होगा। इट शोज कि हम कैश का जो डेबिट बैलेंस है वो हमेशा बड़ा होता है, मतलब रिसीट्स आर मोर देन स्पेंडिंग, बिकॉज क्योंकि कैश में हमारे पास जितना होता है, वट एवर वी आर हैविंग इन अवर पॉकेट वी कैन स्पेंड अप टू दैट, नॉट बियॉन्ड दैट। बट बैंक के केस में ऐसा होता है कि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वट एवर यू डिपॉजिटेड इनटू बैंक और वट एवर बैलेंस यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, यू कैन स्पेंड मोर देन दैट, क्योंकि बैंक आपको लोन भी दे देती है। तो इन बैंक कॉलम आपका जो बैंक का जो टोटल होता है डेबिट साइड के कॉलम का और क्रेडिट साइड के कॉलम का, वो कोई सा भी साइड बड़ा हो सकता है। डेबिट साइड का टोटल भी बड़ा हो सकता है और क्रेडिट साइड का टोटल भी बड़ा हो सकता है। तो रिमेंबर, इट मे बी अ क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, कि वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, या फिर
मल्टीपल चॉइस में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक का जो बैलेंस है वो ऑलवेज डेबिट होगा या फिर ऑलवेज क्रेडिट होगा या फिर ऑलवेज दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है उसका बैलेंस हमेशा और हमेशा ही डेबिट टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट का टोटल कम होगा, एंड इट विल बी कॉल्ड डेबिट बैलेंस। तो कैश बुक, cash column have always debit balance, whereas bank column may have debit or credit balance both, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो आपको कैश कॉलम का बैलेंस अलग निकालना होता है, बैंक कॉलम का बैलेंस अलग निकालना होता है। एंड रिमेंबर कि जो डिस्काउंट का कॉलम होता है उसका आप बैलेंस नहीं निकालते हैं। Whatever is the total of डेबिट साइड, वो डेबिट साइड का टोटल अलग रहेगा एंड क्रेडिट साइड का टोटल अलग जाएगा। उन दोनों को आपस में आपको ना कंपेयर करना है ना बैलेंसिंग करनी है। These are the way of recording transactions। तो स्पेशली जब आप कैश बुक 3 कॉलम बनाते हैं तो उसमें आपको कॉन्ट्रायरी कौन से ट्रांजेक्शन की होगी। रिमेंबर कि आपको वो ट्रांजेक्शन जो दोनों तरफ रिकॉर्ड होना है तो आपको उसको स्किप नहीं करना है, दोनों तरफ रिकॉर्ड करना ही करना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन 2 ही हैं कॉन्ट्रा एंट्री में। फिर उसके बाद आता है आपका कि चेक आपको मिला है, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड कि आपको इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और व्हेन यू गिव द चेक तो आपको याद रखना है कि वो आपका बैंक कॉलम में ही रिकॉर्ड होगा, और अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा। इस तरीके से जब आप 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस।